जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज डेट है 27 जनवरी। तो कल क्योंकि हमने एडिटोरियल डिस्कशन नहीं किया था रिपब्लिक डे के कारण हमने इसका एडिटोरियल डिस्कशन आज शिफ्ट कर दिया था। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 26 और 27 जनवरी के जो रेलेवेंट एडिटोरियल्स थे। तो ये दोनों दिन के एडिटोरियल्स हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से हम ये डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हर एक एडिटोरियल के बाद आपको जैसे कि पता है हर एक एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने आंसर करना शुरू किया है कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप और भी लोग हैं जो कमेंट करना चाहते हैं, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यह मोर देन वेलकम। इससे क्या होगा ना, हमको थोड़ा पता लगेगा कि आप किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आई नो यूट्यूब पे कमेंट करके इतना लंबा आंसर लिखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन चलो 3 के 3 या 4 के 4 क्वेश्चन नहीं, कोई एक क्वेश्चन भी आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा पीयर टू पीयर रिव्यू भी हम कर सकते हैं, है ना। सो इसी बहाने हमारी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो बनती रहेगी। हम अपने इनर्शिया से बाहर निकलेंगे। अब हमने अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रीलिम्स के बाद तो नहीं करनी है, हम अभी से शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है दोस्तों। तो हम दोस्तों आज जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, तो एक आर्टिकल हमारा GS2 से रिलेटेड है जो रिपब्लिक डे रिलेटेड आर्टिकल था। ये आर्टिकल कल प्रेरणा मैम ने भी डिस्कस किया था, शाम को जो 6 बजे वीडियो आया था। तो हम फिर से थोड़ा रीटेरेट कर लेंगे, ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे। और बाकी जो 3 आर्टिकल्स हैं वो GS3 के सिलेबस से रिलेटेड है, चाहे एनवायरमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला आर्टिकल, वाई रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, ये कल हिंदू में आया था। जैसे आप जानते हैं रिपब्लिक डे था कल। इस आर्टिकल को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली मैम ने भी डिस्कस किया था कल जो 6 बजे वीडियो आया था। तो थोड़ा फिर से इसको हम क्रिस्पली अगर हम बात करें तो बात करें रिपब्लिक क्या है। देखिए अब ये जो देश है वो किसी की जागीर तो है नहीं, ठीक है। आफ्टर ऑल हम 75 ईयर्स अब हमारे इंडिपेंडेंस को हो गए। हम कितना इस बात में मान करते हैं, कितना गौरव करते हैं कि हम इकलौती कंट्री हैं, अगर हम साउथ एशियन रीजन की बात करें जहां पे डेमोक्रेसी बहुत स्टेबल रही है पिछले 70-75 सालों से। तो अब बात यहां पे आती है कि मोनार्की क्या है। देखिए रिपब्लिक, देखिए मोनार्की की हम बात करें, राजाओं की, महारानियों की, महाराजाओं की बात करें, तो अगर हम अपने इतिहास में झांक के देखें तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपदास, जनपदास। तो ये टर्म आपने सुना होगा ट्राइबल रिपब्लिक्स, ठीक है। तो रिपब्लिक्स यानी कि जो ट्राइब्स थी वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, उनके अपने क्लान का एक हेड होता था। लेकिन क्या उस टाइम पे क्या वाकई में वो एक रिपब्लिक था? नहीं, इंडिया उस टाइम पे रिपब्लिक नहीं था। क्या डेमोक्रेटिक था इंडिया उस टाइम पे? डेमोक्रेटिक भी नहीं था। तो ये जो टर्म्स है इसको हम समझेंगे कि रिपब्लिक मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, मोनार्की मतलब क्या होता है। तो मोनार्की जैसे कि आपको पता है कि जी राजा महाराजाओं का रूल होना, ठीक है। तो वो एक ही इंसान हो, चाहे राजा हो चाहे रानी हो, उसी का हुक्म मानना पड़ता है। तो जो सारे जो लोग होते हैं यानी कि उसकी जो प्रजा होती है वो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, सिटीजन्स नहीं होते हैं, नागरिक नहीं होते, सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद द रूल ऑफ वन पर्सन। तो अगर एक ही इंसान रूल करेगा, राजा रानी जो भी, जैसे हम इतिहास में देखें तो हम अगर इंडिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, रशिया की बात करें, ठीक है, अगर हम यूके की भी बात करें, तो ये सब पहले मोनार्कीज थी। अब मोनार्कीज का जो आइडिया है दैट The idea of the monarchy subjects people to the whim and fancies of one person। कि भाई एक जो बंदे ने कह दिया कि अभी दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, तो वो बात माननी पड़ेगी। तो जो किंग होगा या क्वीन होगी यानी कि राजा या रानी जो भी होगा, तो वो जज भी होगा, वो ज्यूरी भी होगा, वो कानून भी बनाएगा, कानून को एग्जीक्यूट भी करेगा, वो डिसाइड करेगा कि भाई कानून कैसे तोड़े गए हैं, वो डिसाइड करेगा कि क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्या रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। तो ये मोनार्की की डेफिनेशन होगी, मोनार्की का आइडिया हो गया। ये रिपब्लिक नहीं है। तो रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक होता है सरकार बाय डिस्कशन, गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। तो रिपब्लिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेस पब्लिका विच मींस द पब्लिक थिंग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग की बात करें, एक रिपब्लिक में जो डिसीजन मेकिंग है वो कलेक्टिवली लोगों का ही एक इनिशिएटिव होता है। तो लोग डेलिब्रेटिवली डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ओपन स्पेस प्रोवाइड करता है, जहां पे लोग आके अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। और हो सकता है उनकी राय और उनके सुझाव में भी शायद उनके लिए सही ना हो, लेकिन कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करें, लार्जर गुड की बात करें, तो शायद लार्जर गुड के लिए सही है। अब कुछ चीजें हो सकती है शायद आपको ना पसंद आए, शायद मुझे ना पसंद आए, लेकिन वो चीजें सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी कि सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए क्या जरूरी है, ये लोग आके एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है रिपब्लिक में, जहां पे लोग आके बातचीत करते हैं, डिसीजंस देते हैं, अपने सुझाव देते हैं। और रिपब्लिक जो है अनलाइक अ मोनार्की डज नॉट इंटेल्स, यहां पे आपको सरेंडर नहीं करना पड़ता किसी की आर्बिट्री पावर के ऊपर। देखिए संविधान है, हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, ठीक है। आप 5 साल में एक बार अपने एमपीज को चुनते हैं। अब देखिए ये संविधान या जो एमपीज को आप चुनते हैं, जो एमएलएस को आप चुनते हैं,
वो आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो डजंट मीन कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई चीफ मिनिस्टर है या कोई बहुत बड़े पद पे भी है, डजंट मीन कि आप अपनी जो सबमिशन है उनके ओहदे के अंदर कर देंगे। नहीं, हम किसी आर्बिट्री पावर के अंडर ओबे नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, कानून हमारे लिए बनाए जाते हैं, संविधान हमारे लिए बनाया गया। वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम पढ़ते हैं ना प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो वी द पीपल ऑफ द इंडिया जो है वो सॉवरेन है, ठीक है। नॉट दी एमएलएस, नॉट दी एमपीज, नॉट दी प्राइम मिनिस्टर, नॉट एनी अदर ऑफिस, बट वी द पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है। बिकॉज हम लोगों ने कलेक्टिवली इकट्ठे होके ये इस देश को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया है, और जिसको आगे भी हम और स्ट्रेंथन करेंगे इसके क्रेडेंशियल्स को। आइडिया ऑफ स्वराज की बात करें, ठीक है, तो गांधी जी ने स्वराज का जो आइडिया था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बहुत प्रोपोगेट किया था। तो स्वराज की बात करें, आजादी की बात करें, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बट कैसे स्वराज का जो आइडिया है वो कैसे हमको हमारे माइंड्स में से भी लिबरेट कर सकता है। नागरिक कौन है? हु इज अ सिटीजन? क्या एक नागरिक वही है जिसका आधार कार्ड है, जिसके पास पासपोर्ट है, या जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या जो 5 साल में एक बार वोट करता है? वो इकलौता नागरिक नहीं है। ये सब होना एक नागरिक होने का पार्ट है, बट नागरिक वो है जहां पे वो अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, उसके पास पॉलिटिकल लिबर्टी है। नाउ विदाउट पॉलिटिकल लिबर्टी, नागरिक, सिटीजन्स आर नथिंग बट मेयर सब्जेक्ट्स। जैसे कि राजा की प्रजा होती है, तो यहां पे कोई राजा प्रजा वाला कंसेप्ट नहीं है। अब पॉलिटिकल लिबर्टी की बात है यहां पे, तो पॉलिटिकल लिबर्टी देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो एब्सोल्यूट तो नहीं है, सैक्रोसैंक्ट तो नहीं है। पॉलिटिकल लिबर्टी भी आपको, आप देखिए भैया, एक आजाद देश के आप नागरिक हैं तो ठीक है आपको लिबर्टी मिलेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लिबर्टी आपकी अनलिमिटेड हो। ये नहीं कि आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, ये नहीं कि आप जिस मर्जी को गाली गलौच निकालें, जिस मर्जी को मारें, क्राइम करें दिन दिहाड़े, नहीं। दैट इज मिसयूज ऑफ लिबर्टी, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल लिबर्टी मींस टू लिव बाय द लॉज जो बनाए गए हैं। देखिए, अब आपको डिसिप्लिन के हिसाब से चलना पड़ता है, जो कानून बनाए गए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स पे करना हो, ठीक है, या जो बाकी कानून हो, तो अब वो कानून को तो आपको ओबे करना ही पड़ेगा। अब वो कानून किसने बनाए हैं? हम नागरिकों ने बनाए हैं, ठीक है। किसके लिए बनाए हैं? हमारे सबके लिए बनाए, ताकि हम पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें इस सोसाइटी में, ठीक है, इस नेशन में। तो वो जो कानून बनाए गए हैं वो नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, बनाए भी नागरिकों ने हैं, बनाए भी सिटीजन्स ने हैं। सो दीज कानून्स, दीज लॉज आर अ प्रोडक्ट ऑफ द सिटीजन्स ओन विल। Republics have a constitution, संविधान, generated by a deliberative body, ठीक है, deliberative body of citizens which provide the basic law of the land। और देखिए, जो रिपब्लिक को वैल्यू करते हैं, देखिए अब देखिए, एक डेमोक्रेसी में आपका अधिकार है, आपको कुछ चीजें पसंद आ सकती हैं, आपको चीजें नहीं भी पसंद आ सकती हैं। तो हम अपनी डेमोक्रेसी में डिसेंट को भी बहुत एसेंशियल मानते हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी बात बोली है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर एक बात सरकार की जरूरी नहीं है कि आपको हर एक बात सरकार की आपको एग्री करनी है। आपका अपना राइट है, चाहे कोई पॉलिसी है, चाहे कोई कानून है, कुछ भी है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। तो रिपब्लिक होना या डेमोक्रेटिक होना ये नहीं है कि हम अपनी जो अथॉरिटी है या जो हम अपनी ओबीडियंस है वो सिर्फ सरकार के ऊपर ओबे कर रहे हैं, नहीं। तो पॉलिटिकल लिबर्टी की जहां पे बात आती है, रिपब्लिक की जहां पे बात आती है, तो यहां पे पॉलिटिकल फ्रीडम की भी बात आती है। बट अगेन, एज आई रिपीट, पॉलिटिकल फ्रीडम या पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो एक पॉजिटिव सेंस में, ना कि एक नेगेटिव सेंस में, ठीक है। अब व्हाट डज बीइंग डेमोक्रेटिक मींस? अब देखिए, डेमोक्रेटिक, हम प्रियम्बल की बात करें तो वहां पे लिखा था ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो अब रिपब्लिक है, रिपब्लिक यानी कि पब्लिक थिंग, यानी कि डिस्कशन बाय ऑल। डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक मींस द वर्ड डेमोक्रेसी मेक्स द रिपब्लिक इंक्लूसिव, ठीक है। अब अगर हम बात करें पुरानी सिविलाइजेशन की, एंशिएंट ग्रीस सिविलाइजेशंस की बात करें, तो वहां पे भी रिपब्लिक्स थे। अगर हम ग्रीस सिविलाइजेशन की बात करें, पर क्या वो डेमोक्रेटिक थे? देखिए, क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्वेश्चन यहां पे सिटीजन पे आ जाता है, नागरिक पे आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एंशिएंट ग्रीस सिविलाइजेशन की, तो वहां पे काफी स्लेव्स थे, काफी औरतें थी, ठीक है, काफी फॉरेनर्स थे जिनको नहीं सिटीजन माना जाता था। तो रिपब्लिक तो थे वो, लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं थे, ठीक है। नाउ द आइडिया ऑफ द रिपब्लिक कन्वेज दैट द डिसीजन शैल बी मेड बाय एवरीवन, ठीक है, कि सिर्फ गिने चुने लोग नहीं, सारे जो हैं अपना वो डिसीजन बनाएंगे, बट ड्यू डिलिब्रेशन इन एन ओपन फोरम। अब इस ओपन फोरम में बैठेगा कौन? हु विल डिसाइड कि इस ओपन फोरम में कौन बैठेगा? क्या इस ओपन फोरम में सिर्फ वही लोग बैठेंगे जिनकी एनुअल इनकम 20 लाख से ऊपर है, या इस ओपन फोरम में वो लोग भी बैठ सकते हैं जो पिछड़ी जाति के हैं, जो गरीब हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है वहां पे, डेमोक्रेटिक मीन्स दैट सिटीजनशिप इज अवेलेबल टू एवरीवन रिगार्डलेस कि उनके पास कितना धन है, वो कौन से इनकम टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं, कि क्या वो पीएचडी हैं, कि वो 5वीं पास हैं, कि वो बिल्कुल इलिटरेट हैं,
औरत हो, आदमी हो, मजहब क्या है, आपका रंग क्या है। तो डेमोक्रेसी की जब बात आती है, सिटीजनशिप की बात आती है, तो ये सब चीजें बीच में नहीं आती। डेमोक्रेसी जो है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार कहता रहता हूं, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आपने 5 साल में एक बार अपना वोट किया और आपने अपने कैंडिडेट को इलेक्ट किया, नहीं। डेमोक्रेसी इज मच मोर देन दैट। सिटीजन जो हैं, जो नागरिक हैं, चाहे नागरिक पढ़ा लिखा है, चाहे नागरिक पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे नागरिक 50 लाख कमाता है, चाहे नागरिक साल भर के 50 रुपए कमाता है, उसका अधिकार है, जो वोट करने जाते हैं उनका पूरा अधिकार है, दैट दे नीड टू बी प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड, दे नीड टू सीक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द पीपल दे इलेक्ट, फ्रॉम द पीपल दे वोट। तो क्वेश्चन क्या बनता है सेडिटोरियल में से, हाउ डज अ रिपब्लिक डिफर्स फ्रॉम अ मोनार्की, जस्टिफाई द नेसेसिटी टू ऐड द टर्म डेमोक्रेटिक इन आवर प्रीएम्बल। तो इस एडिटोरियल को पढ़ के आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। मूव करते हैं अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। ये है टुवर्ड्स लो एमिशन ग्रोथ, तो ये कल आया था। देखिए दोस्तों, क्लाइमेट चेंज और इंडिया की बात करें तो देखिए, क्लाइमेट चेंज की जो लड़ाई है, ये अकेला एक देश तो नहीं लड़ सकता, इसमें बहुत सारे देशों को इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा, इसमें ग्लोबल एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। और पिछले एक साल में तो हमने बहुत सारी बातें सुनी है, आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट की बात करें, हम अपने टारगेट की बात करें, दैट जो CP26 में हमने अनाउंस किया था कि हम बाय 2070 नेट जीरो के टुवर्ड्स मूव करेंगे। और ये जो चिंताएं हैं, देखिए अब अनसीजनल रेनफॉल होना, गर्मी बहुत पड़ना, फ्लड्स आ जाना, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को या 2-3 देशों को इंपैक्ट कर रहा है, ये पूरे दुनिया भर में आप देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट्स की बात करें, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की बात करें, तो यहां पे बहुत जरूरी है कि देश इकट्ठे होकर यहां पे कोऑपरेशन दिखाएं। यहां पे तो कंपटीशन नहीं, बल्कि यहां पे कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की खुद की डेवलपमेंटल नीड्स बहुत हैं। अब हमको ये पता है कि देखिए, जो ग्रीन टारगेट्स हैं, ये जो ग्रीन पॉलिसीज हैं, नेट जीरो की बात करें, इसमें ना पैसा बहुत चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पैसा तो चाहिए, ठीक है, लेकिन हम वो पैसा क्या अपनी डेवलपमेंटल नीड्स पे लगाएं या इस ट्रांजिशन पे लगाएं, बिकॉज दोनों ही चीजें जरूरी हैं। हमको अपनी एनर्जी ट्रांजिशन भी करना है, हमको रिन्यूएबल एनर्जी भी फोकस करना है, और साथ के साथ हमने इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करनी है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जहां पे जो ग्रीन एनर्जीज की हम बात करते हैं, क्लीनर टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, कि इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि इससे इतना जॉब क्रिएशन हो सके। यह बात इस आर्टिकल में डिस्कस करी गई है। अगर हम पिछले 30 सालों की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, खास करके 1991 की बात करें, 1991 के बाद की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ हुई है वो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है, ठीक है। आईटी की बात करें, बीपीओस की बात करें, केपीओस की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ कम हुई है। अब जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ हमारी हुई है, उसका जो इंपैक्ट है, यानी कि इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस नहीं जनरेट की गई बाय द सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ। हाउएवर आगे, जैसे मैंने अभी बोला कि आगे बढ़ते हुए, अब जैसे अगर हम अपने आप को 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी देखना चाहते हैं, हम इस सेंचुरी को इंडियन सेंचुरी मानना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी होगा हमको मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना। मैन्युफैक्चरिंग जो है कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। तो अब यहां भी मौका है कि हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग पे एम्फसाइज करते करते ग्रीन टेक्नोलॉजीज को, क्लीनर टेक्नोलॉजीज को भी पुश दे सकते हैं। देखिए, अब व्हाट इंडिया नीड्स राइट नाउ इज ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी। देखिए, अब आज के टाइम पे ना बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करें, उन्होंने पीछे अभी जुलाई 2021 की बात है, उन्होंने ना एक फिट फॉर 55 लेजिस्लेशन निकाला था, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का एक मैकेनिज्म था, कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब उन्होंने बोला कि देखो जी, आने वाले समय में ना 2026 के बाद हम उन्हीं देशों के साथ ट्रेड करेंगे जो ना हाई कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं, लो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब देखिए, ये मौका है हमारे पास। देखिए, इतने सारे देश, चाहे बेशक यूरोपियन यूनियन या अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि कैसे हम अपने जो एफर्ट्स हैं, कैसे हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, कैसे ये जो क्लीनर टेक्नोलॉजीज हैं, हम टैप इन कर सकते हैं लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और साथ के साथ रोजगार जो है वो और जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको इस वक्त जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। हर चीज सरकारी सेक्टर से नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत इन्वॉल्वमेंट की जरूरत रहती है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो एक क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लाइमेट रिजिलियंट अप्रोच की जरूरत है, जहां पे हमको इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा चाहिए। द वर्ड इज इन्वेस्टमेंट। तो हमको एक ऐसी अप्रोच चाहिए जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी मोटिवेटेड फील करेगा कि और इन्वेस्टमेंट्स लेके आए और नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट हो सके, ताकि इसी बहाने हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज हो, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसी बहाने हमारी इकोनॉमी ग्रीन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो और साथ में बहुत जॉब्स क्रिएट हो सके, बिकॉज इसमें बहुत पोटेंशियल है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इंटेंसिव है, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी भी बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, और इससे बहुत जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना ने इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करी हैं अपने रिन्यूएबल सेक्टर में। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, हाइड्रो एनर्जी की, विंड एनर्जी की, तो चाइना ने इतनी जॉब्स क्रिएट करी हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिलेटेड टू द रिन्यूएबल एनर्जी, कि इतनी जॉब्स बाकी सेक्टर्स में नहीं है।
ठीक है। आगे जाके भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहेगा। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो आपको याद होगा अभी जो हमने संडे को वीडियो शेयर किया था योजना का, वहां पे नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात करी गई थी कि कैसे बाय 2050 हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज किया जाता है, बहुत एफिशिएंट तरीका है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का। लेकिन उसके लिए हमको ऐसा इकोसिस्टम यहां पे इंडिया में भी क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं। तो स्कीम्स की कमी तो नहीं है हमारे पास, स्कीम्स वगैरह सब हैं, लेकिन अब बात आती है कि कैसी पॉलिसीज एग्जीक्यूट होंगी जिसके चलते हम एक ऐसा वातावरण देख पाएंगे जहां पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है और एनवायरमेंट पे कम हार्म हो रहा है और साथ में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है। ठीक है। इंडिया ऑल्सो नीड्स टू नर्चर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। India's energy transition should be development focused and it should aim to extract economic and employment rents कि कैसे रोजगार जनरेट हो सकता है फ्रॉम द डीकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजीज। तो अंत में दो ही बातें आती हैं, तो ना ही हमारी सरकार को किसी किस्म के प्रेशर में आने की जरूरत है कि भाई अमेरिका कह रहा है कि 2050 तक नेट जीरो करो, ये कह रहा है कि आप 2040 तक नेट जीरो करो। हमने किसी के प्रेशर में नहीं आना, हमने अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को प्रायोरिटी देनी है। हम एक गरीब देश हैं, यहां पे हमने पॉवर्टी से लड़ना है, हंगर से लड़ना है, तो ये चीजें रहेंगी। बट एट द सेम टाइम हमने अब ये बहाना लेके इतना नहीं कि हम 60-70 साल और बैठे रहे कि हम इन्वेस्ट ना करें ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, तो प्रेशर में नहीं आना और हमने देर भी नहीं करनी कि हमने पोस्टपोन नहीं करना कि ग्रीनर टेक्नोलॉजीज में हम और वेट करें कि पहले हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाए या पहले हम 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाए फिर हम देखेंगे ग्रीन एनर्जी की बातें करेंगे। नहीं, तो ना प्रेशर में आना है, ना ही हमको अपनी डीकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजीज को पोस्टपोन करना है। क्वेश्चन क्या बनता है, एन्यूमरेट नेसेसिटीज फॉर इंडिया फॉर चार्टिंग अ पाथ टुवर्ड्स ग्रीन ट्रांजिशन। डू यू थिंक दैट दिस ट्रांजिशन प्रोवाइड स्कोप फॉर हार्नेसिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड? चलिए इसको आंसर करिए इस आर्टिकल को पढ़ के, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ के इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अगला आर्टिकल, अनलॉक इंडियाज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल, ये आज दोस्तों हिंदू में आया है। अब देखिए यहां पे ना बात करी गई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का ये एक्रोनिम बन गया PLIS FPI। देखिए अभी तो दुनिया की आबादी, देखिए दुनिया की आबादी अभी कम राउंड अबाउट 7.5 बिलियन है और 20 सालों में 25 सालों में 2050 तक ये जो आबादी है डेफिनेटली और बढ़ेगी, 10 बिलियन पॉपुलेशन होगी आगे जाके। तो सवाल उठता है कि 10 बिलियन पॉपुलेशन, देखिए सारी की सारी आबादी नॉर्वे में या स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में तो नहीं रह रही ना, बहुत सारे गरीब देश हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, इंडो पैसिफिक कंट्रीज की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, तो सवाल ये आता है कि इन लोगों का पेट भरने के लिए खाना होगा क्या? इतना खाना होगा हमारे पास, दुनिया के पास? और खास करके जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, मीथेन गैस एमिशंस की अगर हम बात करें, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आज के टाइम पे हमारे सामने आ रही हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी बढ़ा रही है और साथ के साथ उसका जो फुटप्रिंट है यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो कम है। तो ये बहुत जरूरी बात है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत चिंता की बात आती है। देखिए आने वाले समय में अगर इतने सारी कंट्रीज अगर रेगिस्तानी बन जाएंगी, फर्टाइल लैंड्स ही नहीं रहेंगे, पानी नहीं होगा, तो खेती बाड़ी कहां से होगी? तो बहुत जरूरी है इस बात की चिंता करनी कि आने वाले समय में हमने इतने लोगों का पेट भरना है तो कैसे हम कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पे बात आती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। ठीक है, अब इंडिया की बात करें, रिसेंटली इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी इंपेटस दिया है। तो तकरीबन 11,000 करोड़ का बजट जो है वो स्कीम के लिए एयरमार्क करा गया है। अब अगर हम बात करें इसमें प्रोग्रेस की बात करें, अगर प्रोग्रेस सो फार, देखिए फूड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो अगर बहुत ब्रीफली देखिए वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर की बात होती है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ये जो कंट्रीज हैं, आपके जो प्रोसेस्ड फूड्स आप जो मार्केट से लेते हैं, चाहे वो आपके फ्रोजन बर्गर्स हैं, फ्रोजन टिक्कीज हैं, ठीक है, फ्रोजन आपके जो सॉसेजेस आती हैं, नॉन वेज सॉसेजेस आती हैं, तो अब आज के टाइम पे ना लोग ये रेडी टू ईट फूड बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रेडी टू ईट फूड खास करके पैंडेमिक के चलते 2 सालों से लोग इतना सारा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको है कि भी हमको जल्दी से खाना मिल जाए, कि एक पैकेट जो फ्रोजन फूड का है वो मार्केट से लेके आए, माइक्रोवेव में गर्म करें और 2 मिनट में तैयार हो जाए। तो वैल्यू बेस्ड एग्रीकल्चर की बात हो रही है। चलो एक तो डिबेट आ जाती है कि क्या ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है, वो एक और डिबेट आ जाती है, लेकिन बात आती है कि वैल्यू बेस्ड एग्रीकल्चर की। क्या सिर्फ दाल, क्या सिर्फ चावल, क्या सिर्फ वीट, क्या इससे ही लोगों का पेट भरता है? ठीक है, तो हम अगर अपनी बात करें, हमारे पास दाल की, चावल की, आटे की कमी तो नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग हमारे गरीब जो हैं वो मर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंक की बात करें, 101 नंबर पे हमारा रैंक आता है। तो कैसे हम देखिए फूड प्रोसेसिंग की बात करें, वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर भी है। दूसरी बात, यहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी
भी है। और तीसरी बात, अगर वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर होता है फूड प्रोसेसिंग से, तो उससे जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको कितना फायदा होगा, उनकी इनकम्स डबल कर सकती हैं। अब अगर हम यहां पे बात करें, एक स्टडी जो यूएस में करी गई थी, उसके हिसाब से अगर 1% अगर इंक्रीज होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका जो इंपैक्ट है फूड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पे इज बाय 0.06%। तो यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाएंगे, उतनी ही आपको जो बेनिफिट है, उतना जो आपका आउटपुट है, काफी प्रोपोर्शनेटली आपको फूड मैन्युफैक्चरिंग पे भी मिलेगा। नाउ अब ये जो कोरिलेशन है इंडिया के लिए भी सही है। अब यहां पे बात करें आंध्र प्रदेश की, गुजरात की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, देखिए ये डेवलप्ड स्टेट्स में से आ जाती हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, तो अगर फूड प्रोसेसिंग PLIS स्कीम जो है हमारी, नाउ दिस ऑल्सो earmarks a dedicated category for supporting branding and marketing activities in the foreign market। देखिए ये जो स्टेट्स हैं, आंध्रा, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, चलो यूपी को छोड़ के बाकी स्टेट्स तो काफी डेवलप्ड हैं, राइट। चलो यूपी भी डेवलप हो जाएगा आगे जाके इंशाल्लाह। लेकिन बात यहां पे यह आती है कि यहां पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे यहां पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। अब यहां पे जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, आपको पता है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, हम इतना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम ये जो हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, अगर उसको प्रोसेसिंग करके हम उसको एक्सपोर्ट करें, उसको ब्रांडिंग इस तरीके से करें कि ताकि हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है वाइडर फॉरेन मार्केट्स में हो, वाइडर ऑडियंस मिले, तो इस बात का ध्यान भी स्कीम में रखा गया है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम 2 साल से बात करें, वहां पे भी वोकल फॉर लोकल की बात करी जाती है, ठीक है। अभी हमने योजना में भी बात डिस्कस करी थी GI टैक्स की। तो बात यहां पे आती है कि कैसे हम अपने जो फूड प्रोसेसिंग करके जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बाहर कैसे बढ़ा सकते हैं, वाइडर ऑडियंस के टुवर्ड्स, यानी कि हम बाहर जो अपनी मार्केट्स में और कितनी पेनिट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। एक्सेसिबिलिटी टू क्रेडिट की बात आती है। देखिए पैसा तो जरूरी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात तो चलो सही बात है, लेकिन इसके लिए पैसा भी चाहिए। अब देखिए, अब जैसे मैंने बोला कि पिछले 2 सालों से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पैंडेमिक के कारण, तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर रेडी टू ईट, है ना। फ्रोजन फूड्स की बात करें, बस माइक्रोवेव में गर्म किया, 2 मिनट में बन गया ना। अब ये पैंडेमिक के चलते बहुत सारी लोगों को कंज्यूमर अवेयरनेस भी आनी शुरू हो गई है। घर बैठ के लोग डॉक्टर्स भी बन गए हैं, डाइटिशियंस भी बन गए हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी बन गए हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बन गए हैं। तो पैंडेमिक में तो लोग मल्टी टैलेंटेड बन गए हैं। लेकिन अब चलो ये बात भी अच्छी है कि घर बैठ के उनको अब अपने खाने पीने की, लाइफस्टाइल्स की बात करें, ईटिंग हैबिट्स की बात करें, इसको लेके ज्यादा अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। तो ये एक मौका है, दिस अपॉर्चुनिटी विल प्रोवाइड अ लॉन्च पैड फॉर द हेल्थ ओरिएंटेड स्टार्टअप्स, और ये बहुत सुनहरा अवसर है फॉर द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। नाउ हाउएवर, अब जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, यानी कि हम MSME सेक्टर की बात करें, इनके लिए चैलेंज क्या रहता है, फाइनेंस का, एक्सेस टू फाइनेंस, ये सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए रहता है। तो अगर हम बात करें यूके की, तो जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे ना पीयर टू पीयर लेंडिंग की जाती है। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होती है कि भाई आप एज एन इंडिविजुअल बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बीच में रखते, आप किसी को लोन दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो यहां पे जो इंटरमीडियरी है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो नहीं आता। तो इस तरह का एक तरीका यहां पे सजेस्ट किया गया कि इस तरह का पीयर टू पीयर लेंडिंग के थ्रू अगर हम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी इम्पेटस दे सके, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। 11-12 हज़ार करोड़ का जो बजट सरकार ने रखा है इसके लिए, तो वो शायद इतना सफिशिएंट नहीं होगा। तो चलो, लेकिन सरकार के पास भी रिसोर्सेज की कमी रहती है। बट यहाँ पे सुझाव दिया गया कि कैसे हम फूड प्रोसेसिंग को पीयर टू पीयर लेंडिंग से भी एक बूस्ट दे सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए आने वाले समय में आज से 50 साल बाद किसी भी देश का जो विकास है, जो डेवलपमेंटल लेवल्स है, वो इस बात से जज किया जाएगा, इस बात से नहीं कि उसकी इकोनॉमी 50 ट्रिलियन है कि 100 ट्रिलियन है कि कितनी ट्रिलियन है, पर इस बात से जज किया जाएगा कि क्या वो अपने नागरिकों को खाना खिलाने में सफिशिएंट है, कि क्या वो अपने नागरिकों को सस्टेनेबली खाना खिला पा रहे हैं, ठीक है, क्या वहां पे इतने खाने की प्रोडक्शन है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही है। नाउ ये जो स्कीम है, दिस एम्स टू क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन इन बोथ द फूड प्रोडक्ट्स एंड द फूड प्रोसेसेस। और बहुत जरूरी है कि नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएं। कि ये देखिए, अब हम बात करें सिर्फ राइस की और वीट की, देखिए राइस और वीट, अब देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात आ जाती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात आ जाती है। तो अब आज के टाइम पे नई चीजें आ रही हैं, न्यूट्री सीरियल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है, मैंने फिर से रिपीट करूंगा कि चावल की या आटे की हमारे देश में कमी है, हमारे तो गोडाउन्स सड़ रहे हैं। राइस की बात करें, वीट की बात करें, पल्सेस की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे लोग ओबीस भी हैं और कुछ लोग भूखे भी मर रहे हैं। हमारे बच्चों के जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो कैसे हम जब फूड प्रोसेसिंग की बात कर ही रहे हैं, तो कैसे हम फूड फोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू कैसे और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, तो ये बात भी यहाँ पे करी गई है। क्वेश्चन क्या बनता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज द पोटेंशियल टू स्पर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू टू द डिस्ट्रेस्ड एग्रेरियन सेक्टर, इलैबोरेट। Briefly mention the objectives of the production linked incentive scheme for food processing industry, PLI FPI। तो इस एडिटोरियल को पढ़ के आप इसको आंसर कर सकते हैं। लास्ट आर्टिकल दोस्तों आज का, डू मोर बाय डूइंग लेस। तो जैसे कि आप जानते हैं आज कंप्लीट हो जाएगी सेल,
ऑफ एयर इंडिया टू दी टाटास ग्रुप। तो आज 27 जान को आज जो कंप्लीट जो भी पिछले साल से जो प्रोसेस चल रहा था प्राइवेटाइजेशन का ऑफ एयर इंडिया, तो आज वापस टाटास के पास जा रहा है। एयर इंडिया जैसे आपको पता है इट वाज स्टार्टेड बाय JRD टाटा। नाउ अब यहाँ पे बात क्या आ रही है, देखिए यहाँ पे बात जो समझने वाली है वो ये है कि देखिए सरकारी सेक्टर हर जगह इन्वॉल्व रहे, क्या वो जरूरी है? देखिए एयर इंडिया की बात करें, एयर इंडिया के बहुत सारे लॉसेस थे। कितने लॉसेस, इतने सालों से इतनी गालियां सरकार को पड़ रही थी कि एयर इंडिया कितने लॉसेस हैं, कि एयर इंडिया को सेल करो, प्राइवेटाइज करो। अब सवाल ये आता है कि हर चीज में क्या सरकार को शामिल होना जरूरी है? देखिए अगर हर एक कमर्शियल एक्टिविटी अगर सिर्फ सरकार ही करेगी, ठीक है, होटल्स हो, एयरवेज की बात करें, ठीक है, टेलीकॉम की बात करें, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया तो आज के टाइम पे डेवलप्ड इकोनॉमीज होती, क्योंकि वहां पे तो प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, वहां पे तो हर जगह सरकारी सेक्टर है। स्टेट का काम क्या है? देखिए स्टेट का कोर काम क्या है? वो है देखिए हेल्थ केयर पे काम करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाना, एजुकेशन फैसिलिटीज बनाना, ठीक है, सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स की बात करें, गरीबों को राशन देना, ठीक है, जस्टिस डिलीवरी करना, गवर्नेंस करना, अच्छा प्रशासन देना। तो ये चीजें आप छोड़ दो सरकार के हाथ में, कुछ चीजें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आनी चाहिए। अब आज 30 साल हो गए हैं LPG को आए को। उससे पहले देखिए सोशलिस्टिक इंडिया की बात करें तो बिजनेस करना, व्यापार करना तो एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था कि ओहो ये व्यापार करते हैं, ये कैपिटलिस्ट हैं, कि जी हम तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में से आते हैं। 1991 से पहले टू डू अ बिजनेस वाज कमिटेड वाज सीन टू बी एज अ क्राइम, कि भैया आपने क्राइम कमिट कर दिया है। इतना आसान नहीं होता था बिजनेस करना। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम 1991 के बाद इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुए। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद देखिए सरकार के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, स्कैर्सिटी थी, ठीक है। तो अब ये जो रिसोर्सेज थे सरकार ने कहां डाइवर्ट करे? इंडस्ट्रियलाइजेशन में। लेकिन हो सकता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उस टाइम पे, तो मे बी शायद हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स है, मे बी हम अगर अपने रोजगार की बात करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें, GDP की बात करें, तो शायद थोड़ी बेटर हो सकती थी अगर हमने 1950s में ही मौका दिया होता प्राइवेट सेक्टर को। अब एयर इंडिया का जो सेल है ना, दिस रिप्रेजेंट्स अ वेलकम शिफ्ट इन द पॉलिसी, ठीक है। देखिए आज 70 साल के बाद एयर इंडिया वापस टाटास को जा रही है, तो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये वाली। इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर द टाटा ग्रुप ऑल्सो। अब इन्वेस्टमेंट हंगर की बात करें, देखिए यहां पे 1953 में उसी टाइम के आसपास एयर इंडिया को नेशनलाइज भी किया गया था। 1952-53 की बात है। तो 1953 में एक हंगेरियन इकोनॉमिस्ट थे जेनोस कॉर्नाई, उन्होंने ये वार्न किया था कि जो स्टेट सेक्टर फर्म्स है ना, वो इन्वेस्टमेंट हंगर में इंडल्ज करते हैं। उनको कोई परवाह नहीं होती कि भी जितना मर्जी पैसा सरकारी कंपनीज में लग रहा है लगी जाए, लॉसेस होंगे तो कोई बात नहीं, सरकार बचा लेगी। सरकार बचा लेगी मतलब क्या? आपका जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो बचा लेगा। अब अगर हम बात करें उस टाइम के आसपास, अगर 1952-53 की बात करें, एयर इंडिया हैड कॉस्टेड द गवर्नमेंट ओनली ₹2.5 करोड़। लेकिन आज की बात करें 2009 से लेकर आज 2021 एंड तक एयर इंडिया के जो लॉसेज हैं वो 1.1 लाख करोड़ हैं। ये जो लॉसेज हैं ये कहां से फंड हो रहे थे? आपके टैक्स पेयर्स के पैसे से फंड हो रहे थे। ये पैसा कितने अस्पताल खोलने में लगाया जा सकता था, ये पैसा कितने स्कूल खोलने में लगाया जा सकता था। सरकार की ये लापरवाही ने, देखिए मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो देखिए बहुत पुराना इश्यू चलता आ रहा है, ठीक है। सरकारों की रादर इस लापरवाही के कारण हमने एयर इंडिया जो नेशनलाइजेशन था दैट इंकर्ड लॉसेस टू द ट्यून ऑफ 20 करोड़ पर डे। और ये जो मोनोपोली थी एयर इंडिया की एविएशन सेक्टर में, इसके चलते 25 साल की देरी इंडिया को लगी टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट, ठीक है। अब देखिए अब जैसे अब स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस वैसे बहुत अभी प्रेशर में है पैंडेमिक के चलते पिछले 2 सालों से, तो ये बात करी जा रही है कि 1500 जो पुअरली गवर्नड या पुअरली रन स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। देखिए पब्लिक सेक्टर एंटिटीज कोई बुरी चीज नहीं होती है, ये बात मैंने योजना के लेक्चर में भी कही थी, कोई बुरी बात नहीं है सरकारी कंपनी होना, सरकारी एंटिटी होना। वहां पे गवर्नेंस की बात आ जाती है कि आप गवर्न कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कितने एफिशिएंटली वहां पे वो गवर्नेंस दिखा रहे हैं जो सेम चीजें कॉर्पोरेट सेक्टर दिखाता है। बात गवर्नेंस की आ जाती है। तो क्लियरली एयर इंडिया में गवर्नेंस एफिशिएंट नहीं थी। ओवर सेंट्रलाइजेशन माइंडसेट, अब ये जो माइंडसेट है कि हर चीज मेरे अंडर होनी चाहिए, सरकार को बहुत मजा आता है ओवर रेगुलेट करने में, है ना, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की। अब ये जो कमांड कंट्रोल और कॉन्कर माइंडसेट है, ये इसका नतीजा क्या है? तो बहुत पुरानी एक एक फोकलोर विजडम थी कि जहां राजा व्यापारी वहां प्रजा भिखारी। तो देखिए अब राजा को व्यापार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर है, आप अगर कंट्री को रन कर रहे हैं, तो अगर आप व्यापारी बनेंगे तो आपकी प्रजा भिखारी ही रहेगी। तो जरूरी क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, आप उनको व्यापार करने दीजिए, कंट्रोल करिए, रेगुलेट करिए। ये नहीं कि आप व्यापार के चक्कर में अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म कर रहे हैं। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन लेट द प्राइवेट सेक्टर टेक द रिस्क वेयर इट कैन अफोर्ड। हम एज अ गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर किस
कि किसके पैसों से रिस्क ले रहा है। कोई एसेट एक्वायर करना हो, कोई चीज एक्वायर करनी हो, कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी रन करनी हो, ठीक है, हमारे जो लोन्स हैं, एनपीएस की बात करें, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके एनपीएस बढ़ रहे हैं, ये पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? टैक्स पेयर्स का पैसा है जो बर्बाद हो रहा है। तो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन टेकिंग दीज एडवेंचरस रिस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एंटरप्रेन्योरल बिजनेस हाउसेज हैं, टाटास की बात करें, बिरलास की बात करें, अदानीस की बात करें, उनके पास वो एपेटाइट है कि वो इस तरह के रिस्क उठा सकते हैं। उनके पास इतना कैपिटल है कि वो इस तरह के रिस्क उठा के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टैक्स पेयर्स मनी को वेस्ट करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एयर इंडिया का जो 2007 का परचेज था ऑफ 111 प्लेन्स, दैट कॉस्टेड द taxpayers 67,000 crore. Now this was totally not necessary. क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है इस एडिटोरियल में से? एयर इंडिया वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट इंट्रूडिंग अ स्पेस व्हिच वाज एंड शुड हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय द प्राइवेट सेक्टर. डू यू एग्री? जस्टिफाई द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया आफ्टर मोर देन 70 years. तो दोस्तों ये 4 एडिटोरियल थे हमारे आज के। दोस्तों जाने से पहले हमारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, हमारे क्रैश कोर्सेज टुवर्ड्स प्रीलिम्स ये ऑन है, एंड जैसे कि आप जानते हैं प्रीलिम्स का जो टाइम रह गया वो बहुत नज़दीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी रिवीजन को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो, चाहे वो आपके जीएस ओरिएंटेड तैयारी हो, और अगर आपको साथ में टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो दोस्तों ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल है। तो डिफरेंट कोर्सेज हैं हमारे पास पर्टिनेंट टू आर प्रीलिम्स की हम बात करें, प्रीलिम्स रिलेटेड जो क्रैश कोर्स की बात करें, इन कोर्सेज के बारे में अगर आपने और जानकारी लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आपको पूरी सहायता दी जाएगी, और आप इस वेबसाइट पे विजिट करके भी इन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो प्लीज एनरोल बिफोर इट गेट्स टू लेट। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।